जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अपना प्रादर्श प्रश्न पत्र। जो आपको ये जो प्रश्न पत्र दे रखा है इसके एक नंबर और के क्वेश्चन पूर्व में कर चुके हैं, पूर्व वीडियो में आप देखिए। और आज हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर 2 नंबर और 3 नंबर के। तो आइए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ यहाँ से चालू होता है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिए जरा सभी। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? साथ में तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं? आइए इसके उत्तर को जानते हैं। तो हम कहेंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय, देखो श्वसन की जो क्रिया होती है हमारे कोशिका में निरंतर होती रहती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जो कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाती है। और जो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। चूंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती रहती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है। वसा तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें पैकिंग थैली में कौन सी गैस? तो थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन प्रयुक्त की जाती है क्योंकि अपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ की विकृत गंधिता नहीं होती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप उतार लो। अब इन दोनों ही अमलगम क्या है और संचारण किसे कहते हैं, आइए इनके उत्तर देखिए। संचारण, संचारण सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, संचारण आप सभी को पता है कि संचारण क्या है। खुली हुआ वायु या नम वायु जल के संपर्क में आने पर किसी भी धातु की सतह पर एक परत या जंग लग जाती है। इसी तरह वायु धातु से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना लेती है जिसे धातु से का क्षय होने लगता है। इसी घटना को हम संचारण कहते हैं साइंस की भाषा में। और नॉर्मली अपने नॉर्मल भाषा में यदि कहें, कोई पूछे संचारण, तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, ये अमलगम की परिभाषा हो गई। तो अमलगम की परिभाषा क्या है? अमलगम किसे कहते हैं? उत्तर, किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु जैसे सरस को ही अमलगम कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा कि किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को ही हम क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है अपना, मेडलिफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो मेडलिफ की आवर्त सारणी का नियम मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, क्या लिखोगे आप? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसी नियम को हम कहते हैं मेडलिफ का आवर्त नियम। क्या कहेंगे? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ले लो यार। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कहीं से भी शुरू से लेकर प्रत्येक 8वें क्रम में पहले गुणों में समानता होती है, इसलिए इसे अष्टक का नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम से प्रारंभ होकर 8वें तत्व सोडियम के गुणों में समानता रखता है। चलो आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर। कौन सा है? धमनी और सिरा में अंतर। आइए देखते हैं। ये धमनी और सिरा में अंतर है, ठीक है। देखिए, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाती है जबकि सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती है। फ्लोमोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है और इसमें फ्लोमोनरी शुद्ध रक्त पल्मोनरी। और ठीक है, धमनी और सिरा तो ये आप लोगों को पता भी चल गया है, ठीक है। ये 2 नंबर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, किस में अंतर लिखना अपने को? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO2 बनता है, इस और खंडित कर देता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषण होकर 3 कार्बनिक परमाणु पायरुवेट के 2 अणु निर्मित करते हैं। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के क्विंडन में क्रिया करके पायरुवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वायवीय, यह इसमें एक को लिख सकते हैं, वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा देता है, वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा देता है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा देता है। अगले क्वेश्चन पर, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये हमारा मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण बच्चे के लिंग का गुणसूत्र के द्वारा करता है। मानव गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का और स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे माँ से X गुणसूत्र पाए जाते हैं परंतु पिता में X और Y दोनों। इस प्रकार पिता का गुणसूत्र लेता है और बच्चा बेटा या बेटी बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए और ओम का नियम लिखिए, ठीक है। और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? चलो आइए चारों। परावर्तन का नियम,
कि जब जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक माध्यम से टकराती है, यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है। माध्यम यह सोचकर माध्यम से यह चलकर आता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन के कुछ नियम हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आप ये परावर्तन का एक डायग्राम से भी समझिए। जैसे मान लो ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये यहाँ से जैसे टकरा के यहाँ परावर्तित हो जाएगी। ये आपतित थी और ये परावर्तित, इसे क्या कहते हैं, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है कि ये भी विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। विद्युत परिपथ चालकों एवं विद्युत स्रोतों का संयोजन ही विद्युत परिपथ कहलाता है। तो एक क्वेश्चन का उत्तर ये भी हो गया अपना। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? चालकों एवं विद्युत स्रोतों के संयोजन को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। एक क्वेश्चन का उत्तर ये भी, ओजोन O3 ऑक्सीजन से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती। इसकी क्षति के लिए विकिरण को धरती पर पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा के कैंसर उत्पन्न करती। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर अग्निमिश्रण यंत्रों में होता है, ओजोन की क्षति पहुँचाते हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। ये अपवर्तन के नियम क्या है? देखो, परावर्तन के पहले पढ़ा था अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर रहेंगे, जबकि प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछे आपतित होती है। आपतन कोण की ज्या आपतन कोण आर और ज्या को साइन के अनुपात होता है। एक स्क्रीनशॉट ले। ये परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण आपतन बिंदु अभिलंब परावर्तन किरण के एक ही तल में होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको। देखिए आपको एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि धोने के सोडे के उपयोग, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता खत्म करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज व्यवसाय में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए कि धोने के सोडे के उपयोग। एक क्वेश्चन अपना ये भी है कि रासायनिक सूत्रों केमिकल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण के उपयोग जरूर पूछ रहे हैं, तो याद रखिए वस्त्र उद्योग और सूती और लिनेन के विरंजन में ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, ऊन को सिकुड़ने से रहित बचाने के लिए और जल को शुद्ध करने के लिए रोगाणुनाशक। ये किसका उपयोग करते हैं अपन? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के समीप होता है। अच्छा, क्षैतिज के समीप होने की स्थिति में सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से पहुंचता है। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाते हैं। अतः हमारे आँख तक पहुंचने वाला यह प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है। एक हमसे ये संरचना पूछी है कि CO2 सूत्र वाले का डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। तो ये देखिए CO2, ये बिंदु संरचना इस प्रकार से बना लीजिएगा सभी। ठीक, एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी है, ये यहाँ से जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक अनवीनीकरण स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक अनवीनीकरण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के भंडार बहुत ही कम है, ये प्रदूषण पैदा करते हैं। और ये भी क्वेश्चन है हमारे उसमें, जीवाश्म ईंधन का कि क्या क्या? जीवाश्म ईंधन की प्रकृति में सीमित मात्रा है। अगर हम इसका उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों के दहन वायु में धुएं तथा अन्य विषैली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही, इससे प्रकाश का वायु प्रदूषण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस वाले भाग को करना है। कौन सा? ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपस्थित हो सके, जो सरलता से सुलभ हो जाए, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, जो सस्ता हो। सबसे चीज़ क्या? सस्ता हो। तो ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत। एक क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जाती है। चुंबकीय रेखाएं कैसे जाए? कौन सी दिशा? उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है और दक्षिण दिशा में जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को इन क्षेत्रों रेखाओं के बीच निकटता से माप सकते हैं। अगर ये रेखाएं अधिक हो तो चुंबक की प्रबलता अधिक होगी, अगर ये रेखाएं कम है तो चुंबक की प्रबलता कम होती है। एक गुण और है इनका, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती तो उस बिंदु पर क्षेत्र में
रेखाएं दो दिशाओं में हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आप यहाँ से लेकर कहाँ से, ये यहाँ, मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी इस वाले, ठीक है। ये अपना किसका है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये दाएं हाथ का नियम। तो देखिए ये बाएं हाथ में इस तरीके का चित्र, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस तरीके का चित्र बनाना है आप सभी को, ठीक है। इसी प्रकार ये जो है, ये आप सभी को पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अपने दाएं, ये बाएं और दाएं दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों ही आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा है, इसलिए आप तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी काम आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।